1932 का खतियान आप करते हो। उधर गठबंधन सरकार है, उधर लालू यादव हाँक रहा है कि 1932 खोखोगे तो मैं सरकार गिराऊंगा। जो मिशनरीज इनको, जो आदिवासी इनको वोट देके कम से कम 16 सीट का इजाफा करवाए हैं, उस समुदाय का एक भी आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं रखा है। और इन्होंने मिथिलांचल के मिथिलेश ठाकुर को रखा है, जिसको इस धरती से कभी प्रेम और यहाँ के लोगों से कभी हमदर्दी नहीं रहा है। आप पदाधिकारी का पैसा लेके पदस्थापन करोगे तो वो क्षेत्र में लोगों का भलाई कैसे करेगा? वो तो एक का दो वसूलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं। एक आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता है। मोटर व्हीकल का लाइसेंस अगर बगैर पैसा का बना दे तो मैं गुलामी खरीदने के लिए तैयार हूँ। यह सरकार उच्च शिक्षा नीति को भी तहस नहस करने का काम किया है, ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं और हेमंत सरकार जैसे और विधायक और सांसद के पीछे घूमे। जहाँ सरकार का मशीनरी फेल हो जाएगा, लोग उसके विरुद्ध में धरना करेंगे ही। नमस्कार, मैं मनोज सिंह। एसआरएफ न्यूज में आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन के कार्यकाल के। बीते 2 साल लगभग पूरे होने को है। इस बीच तमाम कार्यों को, क्योंकि आए दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर इनके सरकार में शामिल कई एक मंत्रियों हो या फिर अन्य लोगों को, हर एक सेक्टर में तरह तरह की बातें उभर कर सामने आती है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक के जाने माने नाम, जो पूर्व में जेबीएम के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, दिलीप मिश्रा। इनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। हम सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। आपका एसआरएफ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपको भी। आप ये बताएं कि हेमंत सोरेन सरकार के विगत 2 साल कार्यकाल पूरा होने को है, किस रूप से देखते हैं आप? हेमंत सोरेन जब चुनावी घोषणा किए थे तो चुनावी घोषणा में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि 2021 का वर्ष नियोजन का वर्ष होगा, नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी नियुक्ति नहीं कर पाए। उल्टी जो नियुक्ति की हुआ है उस पर नियोजन नीति और तरह तरह के पेंच लगा के उसको गुमराह करके उसको बख्तरबंद में डालने का प्रयास किया है और ख़त्म करने का प्रयास किया है। और अपने उपलब्धि क्या है? उनके कार्यकाल में तो पहले से भी भ्रष्टाचार है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं। एक आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता है और विधवा पेंशन के लिए 2-2 साल तक वेट करना पड़ रहा है। तो क्या यही संवेदनशील सरकार है? मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं कि अपने 2 साल के कार्यकाल में सिर्फ लूटने के सिवा इन्होंने झारखंडियों के लिए कुछ नहीं करने का काम किया है। लेकिन सरकार तो कहती है कि कोविड काल के कारण विकास कार्य की गति थम गई और इसके अलावा कई खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया है, मॉडल स्कूल बना रही है, ये बातें होती है। मॉडल स्कूल बनाए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का और जो बाद बाकी स्कूल का है उसका दशा देख लीजिए। अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को 3-3 साल तक वेतन नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को शिक्षक पढ़ाई के छोड़कर उन्होंने भेड़ बकरी का गन्ना, आदमी का गन्ना जनगणना करने के लिए लगाया हुआ है, पढ़ाई को ठप कर दिया है। और जानबूझकर यह सरकार उच्च शिक्षा नीति को भी तहस नहस करने का काम किया है, ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं और हेमंत सरकार जैसे और विधायक और सांसद के पीछे घूमे और जेएमएम को और कांग्रेस को और ये सरकार बनाए। यही उनका नीति है, ताकि लोग पढ़े लिखेंगे तो समझदार होंगे और समझदार होंगे तो उन्होंने दूरदर्शी अपनाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और जानबूझ के राज्य स्तर पर शिक्षा का और उच्च शिक्षा का स्थिति को बदतर करने का काम किया है। रोजगार के मुद्दे पर लगातार बातें उठ रही है राज्य में, और इनके सरकार में शामिल कांग्रेस महागठबंधन के मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। उनका एक बयान आता है कि चाय पकोड़े जो पीएम मोदी जब बोलते थे तो आवाज़ें उठती थी, लेकिन अब उसे वे जायज़ ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो स्वरोजगार के अंतर्गत में आता है, इसके दायरे बढ़ने चाहिए। तो क्या लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार घिर गई है क्या? बिल्कुल सरकार घिर गई है।
रोजगार और नियोजन दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अगर मान लीजिए जिस सभी लोगों को नौकरी अगर वो सरकार नहीं दे पा रही है तो उसका नियोजन की तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब बाज़ार में देख लीजिए, बाज़ार लगता नहीं है। बाज़ार में जहाँ पर कच्चा माल किसान उपजाते हैं उसका खरीदारी नहीं मिलता है। कोविड काल में सारे किसान अपने जितने भी सब्जी उपजी हुआ सबको वो सस्ता दाम में बेचने का और नहीं तो कारागरू को खिलाने का काम किया है। और रामेश्वर उरांव जी से हम जानना चाहते हैं कि वो अपना गिरबान में झांक के देखे, वो अपने आईपीएस हैं तो सबको उसी तरह से आर्थिक रूप से पूरे झारखंडियों को मजबूती देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो वो उस तरह से अनगढ़ बयान उनको देना ही नहीं चाहिए था। और सरकार में रह के वो सरकार का विरुद्ध में वो राजभवन में धरना देते हैं, ये कैसा महागठबंधन है? और उसके बाद कैसा वो रोजगार और नियोजन का बात करते हैं? टाना भगत हो या फिर लंबित नियुक्ति का मामला हो या फिर जेपीएससी अभ्यर्थी, तमाम अपने अपने मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या लगता है ये पूरा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इस तरह से इस सरकार में ही देखने को मिल रहा है कि आप क्या समझते हैं इसे? देखिए, जहाँ पर नियोजन नहीं होगा, जहाँ पर सरकार फेल हो जाएगा, जहाँ सरकार का मशीनरी फेल हो जाएगा, लोग उसके विरुद्ध में धरना करेंगे ही। और अपने हित की मांग करने के लिए अभी 12 शिक्षक अपना हित की मांग कर रहे हैं, अभी सहायक पुलिसकर्मी कर रहे हैं, अभी रसोइया संघ कर रहे हैं, कभी शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में बैठे हो, आपने चुनावी दंगल में बड़ी बड़ी घोषणाएं किया था जिसके बदौलत आप इतने सीट का इजाफा करने में सफल रहे हो, लेकिन आपने उन मुद्दा को छोड़ दिया और एक सूत्री मुद्दा रखा है कि किस तरह से पदाधिकारी का पदस्थापन करें और किस तरह से आर्थिक कमाई करें। आप पदाधिकारी का पैसा लेकर पदस्थापन करोगे तो वो क्षेत्र में लोगों का भलाई कैसे करेगा? वो तो एक का दो वसूलेगा और वही असूली हो रहा है। मैं हेमंत सरकार से जानना चाहता हूँ कि एक भी म्यूटेशन का काम, एक भी रजिस्ट्रेशन का काम, एक भी अगर लड़का ये लाइसेंस अपना गाड़ी मोटर व्हीकल का लाइसेंस अगर बगैर पैसा का बना दे तो मैं गुलामी खरीदने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो हेमंत सरकार अपना गिरबान में झांक के देखे। क्या लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते लोगों को एक झारखंड के आदिवासी या मूलवासी दोनों को एक उम्मीदें थी स्थानीय नीति या नियोजन नीति पे? क्या लगता है पेंच कहाँ फंसा होगा, क्यों नहीं अब तक घोषित हो रहा है? स्थानीय नीति और नियोजन नीति का पेंच 1932 का खतियान आप करते हो। उधर गठबंधन सरकार है, उधर लालू यादव हाँक रहा है कि 1932 खोखोगे तो मैं सरकार गिराऊंगा। उधर कांग्रेस अपना 1932 का खतियान लागू करने के लिए किसी कीमत में नहीं होने देना चाहते हैं। रामेश्वर उरांव के कहने से क्या होगा? इसीलिए नियोजन नीति फंसा हुआ है और यहाँ के बेरोजगार युवकों को पलायन करने के लिए मजबूरन हो रहा है और रोजगार नहीं प्राप्त हो रही है। नियोजन नीति और स्थानीय नीति दोनों को 1932 का खतियान, कभी 1980 का खतियान, कभी नया सिरे से कमेटी घोषित करके गुमराह करने का काम कर रहा है और बेरोजगार युवकों का रोजगार का नियोजन का समय उसका ख़त्म हो जा रहा है। वो आखिर जाएगा कहाँ? इसीलिए सरकार को संवेदन होना चाहिए और नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन अपने महागठबंधन में जो सरकार चला रहे हैं साथ जिनके, उनका स्पष्ट नियोजन और स्थानीय नीति पर विचार नहीं है, जिस कारण ये अभी गुमराह है। ये संवेदनशील सरकार करके हेमंत सोरेन के प्रति लगातार कही जाती है और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के भी बातें कही जाती है, हालांकि वे हैं भी। आदिवासियों के अगर जीवन शैली पे या फिर अन्य क्षेत्र पे इन विगत 2 सालों में क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। हेमंत सरकार को अगर लगता होगा कि वो शहर में रहते हैं तो शहर के आदिवासियों का जो उन्नति हुआ है तो उस और अपना परिवार का जो उन्नति हुआ है तो उस दृष्टिकोण से वो आकलन करते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी बच्चों को, आदिवासियों को, उनको अभी तक मुहैया सुविधाएं नहीं हुई है। पीने का पानी जब सरकार नहीं उपलब्ध करा सक रही है तो नियोजन नीति और नौकरी और चाकरी तो बहुत दूर की बात है। घर रहने का घर नहीं है, चलने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएँ सरकार करती है और सरकार आदिवासियों को
प्रति कितने संवेदनशील है। आदिवासी ही पुलिसकर्मी एक रूपा तिर्की जो है उनका जांच कराने के लिए, चूँकि उनका अपना प्रतिनिधि इन्वॉल्वमेंट है उसका कहीं ना कहीं, तो वो उसका अपना आदिवासी समुदाय के होने के नाते उसका जांच कराने में उनको इतनी देर हो गई। बाद में उनके परिजन हाईकोर्ट करते हैं और सीबीआई जांच होती है। तो इसी से पता चल जाता है कि वो कितने आदिवासी के प्रति सरकार संवेदन है, वो तो दिख ही रहा है। ये आदिवासी और मूलवासी के बीच में एक हाई करने का काम किया है। मैं तो हेमंत सरकार से जानना चाहता हूं कि जो मिशनरीज इनको, जो आदिवासी इनको वोट देके कम से कम 16 सीट का इजाफा करवाए हैं, उस समुदाय का एक भी आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं रखा है। और इन्होंने मिथिलांचल के मिथिलेश ठाकुर को रखा है, जिसको इस धरती से कभी प्रेम और यहाँ के लोगों से कभी हमदर्दी नहीं रहा है। मैं हेमंत सोरेन से जानना चाहता हूँ, आबुआ दिसुम आबुआ राज यही है क्या हेमंत जी? जिस स्लोगन से आप इतने बड़ा झारखंडियों को हाँकने का काम करते हो, आप तो सिर्फ अपने और अपने परिवार को ही बढ़ाने का काम किए हो और गांव देहात के आदिवासियों का स्थिति बद से बदतर है। हम हेमंत जी से और एक बात जानना चाहते हैं कि और 2-4 अपना परिवार में है तो 2-4 सीट एमएलए में, सब सीट में तो लड़ाइए रहो और 2-4 सीट में और लड़वा के अपना। ये थे हमारे साथ जेवीएम के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा। बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों में अपनी बातों को रखा। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ हम तमाम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें SRF न्यूज़ में। नमस्कार।